की जो एज का रेशियो है वो 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद पूछे, 3 वर्ष पहले पूछे, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। देखो मैंने आपको सिखा रखा है कि कम या ज़्यादा हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक है यहाँ पर लक्ष्मी है और एक कौन है, उसकी मदर है। ये यहाँ पर एक लक्ष्मी है और एक कौन है, मदर है। ठीक है, यानी कि लक्ष्मी है और उनकी क्या है, माताजी है। ठीक है, उनकी जो एज का अनुपात है वो कितना है, 3:11 है। कितना है, 3:11 है, कोई दिक्कत है नहीं। उनकी जो आयु का अंतर है वो 24 है। अब सभी लोग एक बात बताओ मेरे को, ये यहाँ पर ये जो 24 डिफरेंस है ये किसका है, तो आप कहेंगे एज का, रेशियो का। तो हम कह सकते हैं क्या, 3 और 11 में ये जो डिफरेंस है ये कितने का, 8 का। अगर 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 24 दे रखी है तो मेरे को एक बात बताओ, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू अगर 3 हो गई तो यहाँ से 1 की वैल्यू अगर 3 हो गई तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 9, और यहाँ पर 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 33। लेकिन ये जो एज का रेशियो आया है 9:33, ये आया है प्रेजेंट का। कब का आया है, प्रेजेंट का, यानी कि जब का रेशियो आपको दे रखा है, जब भी का ही यहाँ पर आपका ये रेशियो आएगा। लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात कुछ नहीं दे रखा, यानी कि हमें प्रेजेंट मानना है। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है, 3 वर्ष बाद में, तो हम इसमें भी कितना ऐड कर देंगे, 3, और इसमें भी हम लोग कितना ऐड कर देंगे, यहाँ पर 3। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12, और यहाँ पर 33 और 3 कितना हो जाएगा, 36। तो सभी का आंसर 12 और 36 क्या 1:3 आया है क्या। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1:3, और 1:3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी लोग सही ढंग से अच्छे से समझ पाए हो क्या। ठीक है, जहां कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे आप लोग पूछ लेना भाई। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को मैं अभी बेसिक से बताता, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग खुद से करें। अगर कोई बच्चा चाहेगा तो मैं बेसिक भी बता दूंगा। ठीक है, देखो यहां पर आपको दिया गया है, इफ x की पावर 5 है, x की पावर 5 है, उसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, और आपसे पूछा गया सोल्व फॉर ऑल वैल्यू ऑफ 1x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, और x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस एक्स का क्यूब। कैसे निकाल पाओगे, देखो जब कभी भी अगर आपको x की पावर यहाँ पर 5 दे रखी है, x की पावर 5 हो, x की पावर 100 हो, और उसकी वैल्यू अगर 1 हो, ठीक है, तो यहां से हम लोग x की, यहां पर x की यानी कि a की पावर कुछ भी हो, कितना आता है, a क्या आता है। ठीक है, तो यहां पर x बराबर आप लोग कितना रख देंगे, 1। यहां पे x बराबर कितना रख देंगे आप लोग, 1। जब आप लोग x बराबर यहां पर 1 रखोगे तो ध्यान से समझना, यहां पर x यानी कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस के यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4, एक की पावर कुछ भी करो एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, प्लस के यहाँ पर एक्स की पावर 4 है यानी कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स यानी कि 2, और प्लस के यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 है तो 1, और यहाँ से 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 1 और 1 2। आंसर कितना आ जाएगा यहां से, सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या। ठीक है, जहां कहीं भी डाउट लगे भाई पूछ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, ध्यान से समझना। अब देखो ये क्वेश्चंस एवरेज का है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाता हूं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है या फिर एग्जाम में आएंगे। देखिएगा, द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.8। ठीक है, 11 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 10.8 है। ठीक है, इफ
द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज 10.4। यदि पहली 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 10.4 है, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज 11.5, और आखिरी 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 11.5 है। तो आपसे पूछा गया बीच की संख्या यानी कि छठी संख्या पूछी गई है। क्या हम लोग पहले ये क्वेश्चंस नहीं कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। देखिएगा यहां पर दिया गया है 11 संख्याओं का एवरेज कितना है 10.8 है। 11 संख्याओं का एवरेज कितना है? आप कहेंगे 10.8 है, ठीक है। यदि 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 10.4 है। 6 संख्याओं का एवरेज कितना है 10.4 है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और अगेन कह रहा है आखिरी 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है 11.5 है। 6 संख्याओं का आखिरी का जो एवरेज है वो है 11.5 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना, आपको बिना किसी से कहे कुछ भी कहे आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर 10.0 पुट कर देंगे, 10.8, क्योंकि ये 11 संख्याओं का एवरेज है तो आप लोग इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये मत पूछना क्यों किया, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ भी नंबर हो, जैसे यहाँ पर अगर 24 है तो यहाँ पर हम लोग 24 ऐड कर देंगे। यहाँ पर अगर 32 होता, कुछ भी होता, तो हम लोग यहाँ पर क्या है वो वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। अब सभी ध्यान से समझना मेरे भाई। अगेन अगर मेरे को एक बात बताओ, 11 संख्याओं का एवरेज 10.8 है, 6 संख्याओं का एवरेज 10.4 है, तो पहले तो ये बताओ इससे कम है कि ज़्यादा है? यानी कि 10.8 से 10.4 कम है कि ज़्यादा है? आप कहेंगे कम है। कितना कम है? आप कहेंगे 0.4 कम है। तो माइनस का आप लोग क्या कर देंगे 0.4 कर देंगे। कितना कर देंगे यहाँ पर 0.4 कर देंगे। और कितनी संख्याओं पर है? तो आपका रिप्लाई आएगा कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो कितनी है, यहाँ पर 6 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 6 संख्याएं, ओके। अगेन मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से समझना। देखो यहां से जब आप लोग ये 10.8 से ये जो 11.5 है यानी कि लास्ट की 6 संख्या, ठीक है, ये जो लास्ट की 6 संख्या है इनका जो एवरेज ये कम है कि ज्यादा है? तो आप कहेंगे ज्यादा है। कितना ज्यादा है? यानी कि 10.8 होना चाहिए था, 11.5 हो रहा है, तो कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 0.7 ज्यादा है। तो प्लस के आप लोग क्या कर देंगे यहाँ पर 0.7 कर देंगे। और कितनी संख्याओं पर है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है वो 6 संख्याओं पर है। कितनी संख्याओं पर है? 6 संख्याओं पर है। क्या सभी लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलो अब देखो यहां से आप क्या कैसे सोल्व करेंगे। यहां से आप जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये तो 10.08 है, 10.8 ही है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे तो इसमें कॉमन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं 6। कितना ले सकते हैं? 6 कॉमन ले सकते हैं। 6 कहां से? 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा, ध्यान से समझना। यहां पर हम लोग दोनों में से दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, या तो आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 0.4 को 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर 0.7 को 6 से मल्टीप्लाई करो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हमें तो डिफरेंस ही लेना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर दोनों में क्या आ गया कॉमन? 6 आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 7 का और 4 का। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है? 0.3 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है मेरे भाई? 0.3 का डिफरेंस है। तो यहां पर आ जाएगा 10.8 और प्लस के 6 को जब आप लोग 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 1.8 आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1.8 आ जाएगा। तो यहां से 10.8 में क्या आप लोग 1.8 ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो 10 और 1 11, 11 और 8.8 और 8 16, यानी कि कितने आ जाएगा आपका आंसर? क्या 12.6 आएगा क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा सभी का आंसर? 12.6, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये आपके डीआई का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। आपको दिया गया है द फॉलोइंग पाई चार्ट इज इन परसेंटेज
एंड shows द एक्सपेंडिचर अंडर वेरियस हेड्स, द टोटल एक्सपेंडिचर इज, जो टोटल खर्चा है वो कितना है 1680 रुपए है। ठीक है, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। आपको बस ये याद रखना है कि जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्चा है वो कितना है 1680 है। चलिए 1680 है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके सामने, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ठीक है, आपको जो डिफेंस दिया गया है, एक तो डिफेंस का, तो यहाँ पर जो डिफेंस का रेशियो है, डिफेंस है कहाँ पर, यहाँ पर ये रहा। तो डिफेंस की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 12% है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके सामने, जो डिफेंस की परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है 12% है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, डिफेंस पर खर्च हुई राशि, शिक्षा यानी कि एजुकेशन पर खर्च हुई राशि, एजुकेशन पर कितनी राशि खर्च हो रही है, तो एजुकेशन पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 6% हो रहा है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा एजुकेशन। ओके भाई, चलो, और एजुकेशन पर कितने परसेंट हो रहा है 6% हो रहा है। आपसे क्या पूछा गया है, कितने प्रतिशत अधिक है। एक बात बताओ मेरे को, यहां पर क्या रियल वैल्यू का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, यानी कि 1600 कितना था वो, ये 1680 इसका रोल है, आप कहेंगे नहीं है। यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में पूछा है, तो हम क्यों बेवजह उन रियल वैल्यू को यूज करें। ठीक है, तो आपको दिया गया रक्षा पर खर्च हुई राशि शिक्षा पर खर्च हुई राशि से कितने प्रतिशत अधिक है, तो शिक्षा पर खर्च हुई राशि से कितना प्रतिशत अधिक है, यहां पर एजुकेशन पे 6 है, डिफेंस में 12 है, तो आप कहेंगे 6% ज्यादा खर्च हुई है। 6% कहां से आया, डिफेंस में से, यानी कि 12% में से 6% कम कर दिया। तो पूछ रहा है खर्च हुई राशि से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर यहां पर अधिक की बात की जाए ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना, नीचे जो आएगी वो हमेशा छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, कौन सी वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 100%। ठीक है, यह पूछता है कि पर खर्च हुई राशि से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कमी के लिए हम लोग नीचे हमेशा बड़ी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो फिर आ जाता है यहां पर 6/12 यानी कि 50%। क्या सभी लोग अच्छे से समझ पाए हैं, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, 100%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, सब्सिडी पर हुए व्यय को दर्शाने वाले वृत्तखंड का केंद्र कोण। आपको पता है वृत्तखंड यानी कि सेक्टर का जो हम लोग एंगल निकालते हैं वो 360 डिग्री से काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको दिया गया है सब्सिडी पर, तो यहां पर सब्सिडी देख लेते हैं। सब्सिडी है यहां पर 21%। कितने प्रतिशत है भाई, 21% है। तो आपको कुछ नहीं करना, 360 का आपको 21% निकालना है। 360 का आपको कितना प्रतिशत निकालना है, 21% निकालना है। बताओ आप लोग निकाल पाओगे क्या। ठीक है, 360 का आप लोगों को कितना निकालना है, 21% निकालना है। यहां से सोल्व करते हैं, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 21 छक्के कितने होते हैं 126, कैरी कितना हो जाएगा 12। 21 छक्के कितने होते हैं 126, कैरी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 21 थी 63, और 63 और 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे क्या 75 होगा क्या। और यहाँ पर नीचे 10 है, तो यहाँ पर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 75.6 डिग्री। क्या आप सभी लोगों का आंसर आया है क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सभी लोग सोल्व करके आंसर दो।
एकदम आसान आसान क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, आपको दिया गया है कि पाई ग्राफ में शिक्षा यानी कि एजुकेशन और हेल्थ पर खर्च हुई कुल राशि। अब ध्यान रखना, इसमें जो है वो रियल वैल्यू का आपको यूज करना है। ठीक है, जब भी तो यानी कि आपके पास जो रियल वैल्यू होगी उसी पर ही तो आप लोग खर्च बता सकते हैं। चलिए, खर्च है वो किस पर, एजुकेशन पर, और किस पर है, हेल्थ पर। चलिए पहले एजुकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन है कितना यहाँ पर, तो आप कहेंगे एजुकेशन है यहाँ पर 6% है, और यहाँ पर हेल्थ कितना है, 4% है। तो एजुकेशन है यहाँ पर, एजुकेशन यहाँ पर 6 है, और हेल्थ पर है कितना, तो आप कहेंगे हेल्थ पर है 4% है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो, तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल जो खर्चा था वो कितना था, आप कहेंगे 1680। तो क्या 1680 का आप लोग 10% नहीं निकाल सकते क्या? तो 1680 का आप लोग जब 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 168। 168। क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सभी का आंसर आया है क्या? कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अगर डिस्टेंस निकालें तो वो होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और कभी यदि हमें स्पीड निकालना हो तो स्पीड की अगर हमें ज़रूरत पड़े तो डिस्टेंस में किसका भाग दे देंगे, टाइम का। ठीक है, और यहाँ से अगर कभी हमें टाइम की रिक्वायर हो तो टाइम के लिए हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस में स्पीड का भाग दे देंगे। ये बात सभी को समझ आती है? ठीक है, चलो। और एक और बात याद रखना आप लोग, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। फिर से समझो, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। देखिएगा, एक बस जयपुर से 275 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक है, कितनी स्पीड है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। चाल से जाती है तथा वापस उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है। और जो सेकेंड डिस्टेंस है यानी कि जो आने का टाइम है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यहाँ से आप स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर आप लोग स्पीड की बात करें तो स्पीड हो जाएगी यहाँ से 75 रेशियो कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, क्यों निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें दिया गया है, यदि वह वापस की यात्रा में 10 मिनट अधिक लेती है, यानी कि कम या ज़्यादा हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, और यहाँ पर आपको टाइम का डिफरेंस दिया गया है, तो इस वजह से आपको टाइम की वैल्यू चाहिए, टाइम का रेशियो चाहिए। देखिएगा, समझिएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 15 से काट देता हूँ, तो 15 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, और 15 से इसको काटूंगा तो 4 बार। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो कितना आ गया, 5:4 आ गया। अगर स्पीड का रेशियो 5:4 आ गया तो मेरे को एक बात बताओ, टाइम का जो रेशियो आएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे स्पीड का रेशियो 5:4 है, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा यानी कि 4:5 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 4:5। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट है नहीं। अब यहाँ से आपको दिया गया है, यदि वह वापस की यात्रा में 10 मिनट अधिक लेता है, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, यानी कि 4 मिनट से 5 मिनट ले रहा है, 4 मिनट से 5 मिनट ले रहा है। तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 40 मिनट। और यहाँ से इसकी जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 50 मिनट। 40 मिनट और 50 मिनट कहाँ से आया, टाइम का रेशियो 4:5 है, इन दोनों का डिफरेंस है 10। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40,
और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 50 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछा गया है, जयपुर से दौसा तक की आपसे डिस्टेंस पूछा गया। तो डिस्टेंस के लिए क्या हम लोग निकालेंगे, तो डिस्टेंस के लिए आप सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस के लिए हम लोग स्पीड इंटू टाइम यूज करते हैं। तो स्पीड तो है कितनी, आप कहेंगे 75 किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। टाइम कितना है, आप कहेंगे 40 मिनट है, और मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से, ठीक है। देखो यहां से अगर मैं इसको काटना चाहूं तो 20 से काट देता हूं, 20 से 2 बार कटेगा और 20 से कटेगा 3 बार, यहां से 3 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। तो यहां से जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी आ जाएगी भाई, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। क्या सभी लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हैं क्या? देखिएगा, किसी बच्चे को लगता है कि जरूरी थोड़ा है कि मैं फर्स्ट वाली से निकालूं, मैं सेकंड वाले से भी निकाल सकता हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सेकंड वाली से डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, स्पीड निकालते हैं, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर है कितनी, आप कहेंगे 60, ठीक है। यहाँ पर जो टाइम है वो कितना है, 50 मिनट है, और 50 मिनट को आप लोग घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, हॉर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। तो आपका आंसर यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। कोई बच्चा नया है तो मैं आप उन सभी को बता देता हूं कि ये जो हमारी क्लासेज है फिक्स 5 बजे स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है। और एज इट इज ऐसे के ऐसे जो पीडीएफ है वो आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाती है। बिना कोई टाइम को हम लोग वेस्ट किए हम क्लासेज को सही ढंग से, सही तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इस कंसेप्ट पे मैं आपको पहले क्वेश्चंस करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी जितने भी तरीके हो सकते हैं, जितने भी टाइप के हो सकते हैं, वो आपके सामने लेके आता हूं। देखिएगा, इन ए ट्रायंगल AD इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AD है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी कि समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक है, ठीक है। मीट्स BC एट D, ठीक है, और BC को D पर मिलता है, ठीक है। AB आपको 30 दे रखा है, BC आपको 42 दे रखा है, और AI और ID का रेशियो आपको दे रखा है 2:1, ठीक है। वेयर इज इन सेंटर, जो I है वो इन सेंटर है, यानी कि अंतः केंद्र है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड BC, आपसे पूछा गया है BC की साइड बताइएगा, ठीक है। ध्यान से समझना भाई, देखिएगा यहां पर जो है समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। ये एक ट्रायंगल है और इसका नाम है A, B और C है। ये A, ये B और ये क्या है, C है, ठीक है। तो यहां से इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, तो अगर ध्यान रखना किसी को प्रॉब्लम आती है कि साइड कैसे रखे, ठीक है, तो ध्यान रखना अगर यहाँ पर B और C है तो आप साइड यहाँ पर A रखेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर आपके पास में जो साइड है वो कितनी, A और C है, ठीक है। यहाँ से A और C है, तो A और C के बीच में इसमें जो साइड रखेंगे आप लोग वो होंगे, रखेंगे स्मॉल b, कोई नहीं बताता इसको। और यहाँ से A और B है, तो बताओ इसमें आप लोग साइड कौन सी रखेंगे, आप कहेंगे इस साइड रखेंगे यहाँ पर हम लोग C, ठीक है। चलो यहां से एक एंगल बाइसेक्टर है, समझिएगा ध्यान से, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, और यहां से ये है इन सेंटर, यानी कि इसको नाम दिया गया है AI और ID। क्या है भाई, AI और ID, ठीक है। इसको आपको D नाम दिया गया है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगेन क्वेश्चन में और भी कुछ दे रखा है, देखते हैं। इफ AB आपको 30 दे रखा है, यानी कि AB C की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर 30 दे रखी है, ठीक है। और BC आपको 42 दे रखा है,
यानी कि बी से सी आपको 42, यानी कि ए की वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पर 42। ओके चलो, ए आई और आई डी का ये है। तो आप क्या सभी लोग जानते हैं क्या कि ए आई और रेशियो आई डी, ए आई और आई डी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे बी प्लस सी, बी प्लस सी कौन सा है? ये बी प्लस के सी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इनका जो रेशियो दे रखा है ए आई और आई डी का, ये दे रखा है आपको 2:1 दे रखा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है? ठीक है, चलिए ध्यान से समझना भाई। आप तो बस क्लासेज रेगुलर रखना और जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो बी है क्या यहाँ पर? आप कहेंगे बी नहीं है, तो बी प्लस के। यहाँ पर सी की वैल्यू है क्या कुछ? तो सी की वैल्यू आपके पास आएगी 30। कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 30 आ जाएगी। ठीक है, अपॉन में ए की वैल्यू है क्या यहाँ पर? आप कहेंगे बिल्कुल है। कितनी है? 42 है। और इक्वल में यहाँ पर आ जाएगा 2/1। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो b प्लस के 30 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 42 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 84। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से b प्लस 30 है और यहाँ पर 84 है, तो यहाँ से क्या आप लोग b की वैल्यू 84 में से जब आप लोग 30 माइनस करोगे तो क्या 54 ही आएगी क्या? तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 54। ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चे अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हैं क्या? ठीक है, देखिएगा भाई, मैं पहले फिर से कह रहा हूं, आप फिक्स 5 बजे आ जाया करो। ठीक है, क्लास में, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वन साइड ऑफ ए रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 10 सेंटीमीटर। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर है और उसका जो एक विकर्ण है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द रोम्बस। जब आपको एरिया का नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे? तो इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 1/2 इंटू D1 यानी कि विकर्ण फर्स्ट और विकर्ण सेकेंड। समझिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, देखो यहां पर ये एक रोम्बस है। ठीक है, यानी कि एक समचतुर्भुज है। ठीक है, चलो यहां पर आपके सामने एक समचतुर्भुज है और इसको नाम दे लेते हैं, कुछ भी दे लो। ठीक है, यहां से 2 डायगोनल्स है। एक डायगोनल्स मैंने ये डायगोनल्स यानी होता है विकर्ण। और ध्यान रखना, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस में जो डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। कितने पर काटते हैं? आप कहेंगे 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, चलो यहां से आपको एक साइड दे रखी है, वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड है वो आपको कितनी दे रखी है? 13 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और एक जो डायगोनल है, एक विकर्ण है, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आप सभी लोग जानते हैं यदि डायगोनल बराबर 10 है यानी कि विकर्ण बराबर 10 है तो रेडियस यानी कि जो साइड है यानी कि भुजा है वो कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 5 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर रेडियस 5 है, भुजा 5 है, तो विकर्ण इसका डबल हो जाता है। और अगर डायगोनल यानी कि विकर्ण 10 है और आपको रेडियस चाहिए यानी कि भुजा चाहिए तो आप उसका आधा कर देंगे। ठीक है, चलो तो यहां से देखिएगा, अगर ये टोटल रेडियस जो विकर्ण है वो 10 है तो ये भी 5 होगा और ये भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या आप सभी लोग जानते हैं क्या जानते हैं? ध्यान से समझना। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि यहाँ पर 13, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर अगर मैं 12 रखता हूँ। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर माइनस के 5 का स्क्वायर बराबर कितना स्क्वायर आ जाएगा? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कहाँ से आया? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ से 13 कर्ण है, इसको आप लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते
क्या नहीं कर सकते कि ये बेस है या फिर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से 13 के स्क्वायर में से जब आप 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12। अगर साइड यहाँ पर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा 12। अब ये टोटल डायगोनल कितना हो गया 24 हो गया। एक डायगोनल आपके पास 10 था, एक नया जो डायगोनल है वो आपके पास में 24 आ गया। तो आप एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 d1 यानी कि 10 और d2 कितना हो जाएगा d1 यानी कि डायगोनल यानी कि विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण फर्स्ट कितना है 10 है और सेकंड विकर्ण कितना है 12 और 12 24 है। तो 2 से कितनी बार कटेगा ये 12 बार और 12 इंटू 10 क्या सभी लोगों का आंसर है वो क्या 120 आया है क्या? कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया कि यहाँ पर हमें ट्रिपलेट दे रखा है। अगर ट्रिपलेट नहीं दे रखा हो तो उसके लिए आप लोग याद रखना वो होता है d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर इक्वल में होता है 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, ठीक है। d1 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर इक्वल में 4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। तब आपके पास अगर ट्रिपलेट नहीं हो, सपोज करो यहाँ पर 9 आ जाए, यहाँ पर 7 आ जाए, तो आप कैसे निकालोगे ये डायगोनल? इस तरह से आप लोग निकालोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी लोग, मैं चाहता हूं कि सभी लोग सोल्व करें क्वेश्चन को और आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है। चलो जहां कहीं भी आप लोगों को डाउट लगे आप लोग पूछ लेना भाई, ठीक है। चलिए, क्या सभी लोग आंसर दे रहे हैं क्या? देखिएगा, आपसे क्वेश्चन है वो मैं थोड़ी लैंग्वेज भी डिफरेंट रखता हूं, समझिएगा। यानी कि जो आपके एग्जाम में आता है उससे मैं थोड़ा लेवल में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। द टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 24 इन जून 2019 इज 9600, ठीक है। क्लास 24 में जून में 2019 में 9600 विद्यार्थी है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इंक्रीज बाय 8% एंड 5% रेस्पेक्टिवली एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 24, ठीक है। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहां पर थोड़ा हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, एक बार रुकिएगा। यहां पर एक मिनट, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा नीचे लेते हैं, अब सही है। चलो आंसर आया किसी का? देखिएगा, अब सही है क्या? हाँ देखिएगा, ध्यान से समझना भाई, ठीक है। यहां पर कुछ मिस्टेक हो गई थी। चलो देखिएगा, क्लास 24 में जून में 2019 में 9600 विद्यार्थी है, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 9600 है। कितने स्टूडेंट है भाई? 9600 स्टूडेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो आपसे पूछा गया है, यदि लड़कों की संख्या में 8% की वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 5% की वृद्धि हो जाने पर जुलाई 2019 में 10,272 विद्यार्थी हो जाते हैं। यानी कि पहले 9,600 थे, अब कितना हो जाता है 10,272। पहले स्टूडेंट कितने थे? आप कहेंगे 9,600 थे, अब जो स्टूडेंट है वो 10,272 है, ठीक है, 272 है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है विद्यार्थी हो जाते हैं, तो क्लास 24 में जुलाई 2019 में लड़कियों की संख्या,
अब देखो एक बात आपको क्या समझनी है, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ठीक है, वो ध्यान से समझना। यहाँ पर आपको दिया गया है वो जून की वैल्यू दे रखी है मैंने। कब की वैल्यू दे रखी है? यानी कि जून में इतने स्टूडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज होनी चाहिए थी वो जून 2019 होना चाहिए था, लेकिन मैंने एक महीना और एक्सटेंड कर दिया, यानी कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जरूरी थोड़ा यहाँ से जून है तो आपसे जून के लिए पूछे, जुलाई अगस्त सितंबर कुछ भी पूछ सकता है, आगे भी पूछ सकता है, पहले भी पूछ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो ओवरऑल, यहाँ से ओवरऑल जो परसेंटेज है वो कितना हुआ, ठीक है, इंक्रीमेंट। तो आप कहेंगे 9600 से 10,272 हो गए, तो कितना इंक्रीमेंट हुआ? तो आप कहेंगे यहाँ से जो हुआ है वो है 672। कितना हुआ है? 672 हुआ है। कितने पर हुआ है? यानी कि पहले 9600 थे, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? यहाँ पर 100 से कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पर 100 से। चलिए, अब यहाँ से मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगी, और अगर यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ तो देखो 6 दूनी 12, यानी कि 6 7 42, बचे कितने? 4, और 9 7 63 और 4 67। तो मेरे को यहाँ से जो सिंपल सा रेट आई है, यानी कि कॉमन रेट आई है, वो कितनी बढ़ रही है? आप कहेंगे 7% बढ़ रही है, ठीक है। ओवरऑल जो रेट है वो कितनी बढ़ रही है? 7% बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में बॉयज है और कौन है? गर्ल्स है। ये यहाँ पर बॉयज और यहाँ पर जो गर्ल्स है, बॉयज में कितने परसेंट? बॉयज में लड़कों में 8% की वृद्धि होती है, ठीक है, और यहाँ से लड़कियों में 5% की वृद्धि होती है। चलिए, यहाँ पर जो है 5% की वृद्धि हो रही है। क्या सभी लोग सही ढंग से समझ पा रहे हैं? ठीक है। और यहाँ से जो ओवरऑल जो वृद्धि है वो कितनी हो रही है? तो आप कहेंगे 7% यहाँ से सभी की कॉमन वृद्धि हो रही है। तो क्या आप लोग यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हैं क्या? ठीक है, तो एलिगेशन हम लोग लगा देंगे। देखो, 7 में से जब आप लोग 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 8 में से 7 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। ये जो रेशियो आया है 2:1, ये किसका आया है? बॉयज का और गर्ल्स का, ठीक है। पहले आपको ये क्या पूछा गया है? जुलाई 2019 में लड़कियों की संख्या। पहले तो जून 2019 में लड़कियों की संख्या, यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे टोटल स्टूडेंट कितने थे? 9600 थे। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, रेशियो का टोटल कौन सा है? 2 और 1, कितना हो जाएगा? 3, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? अगर गर्ल्स के लिए पूछे तो गर्ल्स का रेशियो कितना है? यहाँ पर 1 है, और अगर बॉयज के लिए पूछे तो बॉयज के लिए रेशियो कितना है? यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गर्ल्स की जो गर्ल्स की संख्या है वो कितनी आ जाएगी? देखो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3200। लेकिन ये जो 3200 आई है संख्या, ये कब की आई है? तो आप कहेंगे ये जून से जून तक की आई है। हमें कब की चाहिए? जुलाई तक की। तो जुलाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 3200 तो है ही, ठीक है, और हर महीने कितने % की वृद्धि हो रही है? आप कहेंगे 5% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग 3200 का 5% नहीं निकाल सकते क्या? ठीक है, 3200 का आप लोग 5% और नहीं निकाल सकते? बताओ मेरे को, समझाओ। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ से 0 से 0 उड़ जाएगा। 32 5 कितना होता है? आप कहेंगे जब आप 5 से मल्टीप्लाई करो ना, तो इस नंबर को आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 16, और 1 0 चिपका दो, यानी कि कितना हो जाएगा? 160। तो 32 और 160, क्या 3360 आया है क्या किसी का आंसर? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। क्या सभी लोग सही ढंग से अच्छे से समझ पाए हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम का है, यूनिट डिजिट का, ठीक है। चलो, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 से लेके 99,999 तक, ठीक है।
आपसे ये पूछा गया अगर इनको सभी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक को 99,999 तक कंटिन्यू, ठीक है, तो इसमें क्या यूनिट डिजिट आएगी। तो मेरे को एक बात बताओ, जो अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, प्राइम नंबर्स होते हैं, वो कितना होता है, यानी कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। फिर 3, और फिर कितना है 5, और फिर कितना है 7, ऐसे चलती जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर बोलता है कि विषम अभाज्य संख्या, अगर यहाँ पर विषम अभाज्य संख्या बोलता है तो हम यहाँ से 2 को हटा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये बोला है कि बीच की सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कितनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब कभी भी अगर बीच में 5 आ जाए, ठीक है, बीच में 5 आ जाए और साथ में इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर कौन सा, 2 आ गया है, ठीक है, ये 2 भी आ गया है इसमें और ये 5 भी आ गया। तो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 को 5 से, तो क्या आएगा, आप कहेंगे 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 को किसी भी संख्या से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट डिजिट है वो क्या 0 आएगा क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्टनरशिप से है और एकदम आसान है। दिखने में जरूर क्वेश्चन ऐसा लग सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से समझना। इफ ए एंड बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 5:6, ठीक है। ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं, एक बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, सी joined then after 6 months with an amount equal to 2/3 of B। 6 महीने बाद सी बी द्वारा निवेश की गई राशि, बी द्वारा निवेश की गई राशि का 2/3 के बराबर राशि निवेश करके बिजनेस से जुड़ गया, ठीक है। आप अगेन व्हाट वाज देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ सी गोट, सी को इतने रुपए मिले हैं, तो आपसे पूछा गया उनका लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए सोल्व करते हैं। यहां पर आपके पास में ए, एक है बी और एक कौन है भाई, सी है, ठीक है। यहां पर एक ए, एक बी और एक सी है। ए और बी का राशियों का अनुपात है वो कितना है, पूंजी का अनुपात कितना है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है, आप कहेंगे 5 अनुपात कितना है, 6 है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया 6 महीने बाद, ठीक है। सी बी द्वारा निवेश की गई राशि के 2/3 भाग के बराबर। सी जो इन्वेस्टमेंट करता है, सी इन्वेस्टमेंट जो करता है, ठीक है, वो कितना करता है, यानी कि बी की राशि का 2/3 भाग। तो बी की राशि कितनी है, 6 है, और इसका 2/3 भाग। तो यहां से जो सी इन्वेस्टमेंट करता है वो करता है 4, ठीक है। तो यहां से ए का रेशियो 5, बी का रेशियो 6 और सी का रेशियो पूंजी का अनुपात कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। आपको दिया गया है यहां पर, मेरे को एक बताओ तो 6 महीने बाद सी ज्वाइन करता है। अगर सी 6 महीने बाद ज्वाइन करता है तो क्या सी 6 महीने तक रहा होगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर ए और बी के लिए कुछ भी नहीं दे रखा टाइम, तो आप कितना मानेंगे, यहाँ से इसने 12 महीने काम किया होगा और इसने भी कितना काम किया होगा, 12 महीना, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना भाई, ठीक है। चलो यहाँ से थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसका रेशियो निकालना चाहूँ तो 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, और यहाँ से 6 से कितनी बार कटेगा, ये 2 बार, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं इनका प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 5, 6, 4 है, और यहाँ से जो ये रेशियो है वो ये इन्वेस्टमेंट का है, यहाँ पर ये टाइम का है। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 10, ठीक है।
यहाँ से 6 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12, और यहाँ से जब आप लोग 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ से और सिंप्लीफाई हो सकता है बिल्कुल, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 6, 2 से काट रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया है, 5:6:2। क्या आप लोग मेरे को एक बात बताओ, ये 21,600 वैल्यू है, ये किसकी है? तो आप कहेंगे 21,600 वैल्यू है, ये सी प्राप्त कर रहा है। कौन प्राप्त कर रहा है? सी। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो 21,600 वैल्यू है, ये किसकी है? सी की है। तो सी के यहाँ पर रेशियो कितना है? आप कहेंगे 2, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप लोग? क्या पूछा गया है? तो वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था? तो वर्ष के अंत में लाभ 5 + 6 और प्लस के 2, तो 5 और 6 11, और 2 कितना हो जाएगा, 13 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, देखिएगा 2 से जब मैं इसको काटता हूं, 2 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये कटेगा यहां से 108 टाइम्स, ठीक है, तो 13 8 104, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा यहां से, ऑप्शन नंबर डी। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज का एकदम आसान क्वेश्चन है, सोल्व कीजिएगा, आंसर दो। फाइंड एक्स इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इक्वल में 25% ऑफ 536। 400 का कितना परसेंट है? 30% है। चलिए 400 का कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे 30% है। 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100 आ जाएगा, ठीक है। 400 का 30% है, प्लस 70 का x% है, ठीक है, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और 70 का कितना प्रतिशत है? x%, x और परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100 आ जाएगा, ठीक है। अगेन इक्वल में 536 का 25% है, तो 536 का कितना प्रतिशत है? आप कहेंगे 25% है। 25 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 100। क्या सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे? ठीक है, देखिएगा, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, यहां से 1 जीरो से 1 जीरो, और यहां से 25 से कितनी बार कटेगा? ये 4 टाइम्स, और 4 से कितने टाइम्स कटेगा? 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिये 12, और 4 चौके कितने हो जाएगा? 16, 134। क्या सही है क्या? ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा? 4 × 30 120, प्लस के ये 7 × x यानी कि 7x अपॉन में 10 है, और इक्वल में कितना है? 134 है। अब आप सभी लोग जानते हैं कि बीच में अगर x हो तो हम लोग x को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7x अपॉन में क्या हो जाएगा? 10, इक्वल में अगर यहाँ पर प्लस है और इधर भी प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 134 में से 120 माइनस करोगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो यहाँ से अगर 7 की वैल्यू 14 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो यहाँ से आपसे x का मान पूछा है, तो x का मान कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20। क्या सभी बच्चे का आंसर आया है क्या? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आ गया है आपका प्रोबेबिलिटी का, और मैं चाहता हूं सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें। देखो क्या कह रहा है, इन द 13 क्रिकेट प्लेयर्स 4 वर बॉलर्स। 13 क्रिकेट खिलाड़ियों में से जिनमें 4 गेंदबाज है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी वेज कैन फॉर्म ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इन विच एट लीस्ट 2 बॉलर्स इंक्लूडेड। 11 खिलाड़ियों की टीम कुल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है यदि टीम में कम से कम 2 गेंदबाज अवश्य शामिल हो। देखिएगा,
अगर दो गेंदबाज अवश्य शामिल हो तो देखिएगा यहां पर जो बॉलर है वो कितना है, 4 बॉलर है। टोटल जो है वो कितने हैं क्रिकेटर, आप कहेंगे 13 क्रिकेटर है। उसमें से 4 तो क्या है, बॉलर है। जो बॉलर है वो कितना है, 4 है। अगर बॉलर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, वो क्या है, बॉलर है, यानी कि बॉलर आ जाएगा यहाँ पर 4। अगर यहाँ पर बॉलर 4 है तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल 13 है। टोटल जो क्रिकेटर है वो कितना है, 13 है। उसमें से 4 अगर बॉलिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो बैट्समैन कितने हैं, आप कहेंगे बैट्समैन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 9। कितना हो जाएगा, बैट्समैन होगा यहाँ पर 9 होगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है नहीं है। यदि टीम में कम से कम 2 गेंदबाज अवश्य हो, ध्यान रखना, अगर 2 गेंदबाज अवश्य हो, यानी कि कहने का मतलब यह है 2 से गेंदबाज कम, 2 से तो कम गेंदबाज नहीं होनी चाहिए और 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 4 से क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टोटल जो गेंदबाज है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना है, 4 है। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हो क्या? ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले तो हमें 2 बॉलर लेंगे, फिर 3 लेंगे और फिर 4 लेंगे। समझिएगा ध्यान से, देखिएगा यहाँ पर जो बॉलर है पहले हम लोग लेंगे 4 में से 2, ठीक है, और यहाँ पर बैट्समैन कितने में से कितने लेंगे, तो आप कहेंगे बैट्समैन लेंगे हम लोग 9C9। अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा रुकना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 बॉलर ले लिए, अब हम कितने लेंगे, 3 लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4C3। कितना हो जाएगा, 4C3। ठीक है, और इन 2 में यहाँ पर जो बैट्समैन लेंगे 9 तो हम लोगों ने ले लिए, अब जो बैट्समैन लेंगे वो कितने लेंगे, आप कहिए 8 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 9C8, ओके, प्लस के। यहाँ पर हम लोगों ने बॉलर है वो 2 ले लिए, 3 ले लिए, अब हम जो बॉलर लेंगे वो लेंगे 4, यानी कि 4C4, और मल्टीप्लाई यहाँ पर जो बैट्समैन लेंगे वो कितने लेंगे, यानी कि 9 में से 8 हम लोग ले लिए, तो अब बचे कितने, आप कहेंगे 9 में से हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितने लेंगे, 7 लेंगे। ये कंसेप्ट सभी लोगों को समझ आ गया क्या? ठीक है, चलो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर है 4C2। 4C2 का मतलब है, यानी कि 4 को आप लोग 2 बार लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहां पर है 4C3। 4C3 का मतलब है कि आप लोग 4 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 बार लिखेंगे, जैसे 4 3 2। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 4C4 है, तो C4 को आप लोग कैसे करेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, और नीचे भी 4 × 3 × 2 × 1। ध्यान से समझना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 × कितने बार लिखना है, 2 बार, यानी कि अपॉन में 3, और यहाँ पर C2 है यानी कि 2 × 1 आ जाएगा। चलो यहाँ पर 9C9 यानी कि कंप्लीटली कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, हमारे पास में 1 बचेगा। चलो यहाँ से 4C3 है, 4C3 को आप लोग कैसे लिखेंगे, 4 × 3 × 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, C3, यानी कि C3 का मतलब होता है कि 3 2 और 1, 3 × 2 × 1। ठीक है, और इंटू किससे करना है, यहाँ पर 9C8 है, तो 9C8 का मतलब है वो कितना है, यहाँ पर आंसर आया है भाई किसी का, तो 9C8 का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 9। ओके भाई, चलो अगेन यहाँ पर 4C4, यानी कि यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 1, और इनटू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, 1 × और यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर 9C7 है तो 9C7 है, यानी कि कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, 9 × 8, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 × कितना हो जाएगा, 1। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये सबको समझ आ गया क्या कि ये मैंने क्या लिख दिया? ठीक है, देखो भाई प्रोबेबिलिटी इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। चलो यहां से 2 से 3 2 कट जाएगा, और यहां से 2 से 8 कितनी बार कटेगा, 4 टाइम्स,
तो यहाँ पर कितना आ गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 यानी कि 6 प्लस के, यहाँ पर 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा प्लस के, यहाँ पर कितना है 1 और 1 को आप लोग 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 और 36 72 और 6। क्या सभी लोगों का आंसर है वो क्या 78 आया है क्या? ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा मैं मेरी ओर से फुल एफर्ट लगाता हूँ, ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ, एक एक पॉइंट को अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकदम आसान क्वेश्चन है, दिखने में जरूर बड़ा लग सकता है, ठीक है। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 720, जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ X%, तो X% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 720 रुपए में अगर कोई आप लोग वस्तु को सेल कर रहे हैं तो आपको X% का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। When the same article is sold for 750, तो प्रॉफिट इज X + 5%, जब उसी वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ जाता है, 5% बढ़ जाता है। आपसे क्या पूछा गया है, X का मान पूछा गया है, यानी कि कितना प्रॉफिट होगा, ये आपसे पूछा गया। ध्यान से समझना। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जब किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, तो X% का लाभ प्राप्त होता है। जब उसी वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है, 5%। इसका मतलब यह है कि जैसे ही मैंने 720 से 750 वैल्यू की, ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने 720 रुपए से 750 रुपए बढ़ाए, यानी कि कितना बढ़ा 30, जैसे ही मैंने किसी वस्तु पर 30 रुपए बढ़ाए तो प्रॉफिट मेरा कितना बढ़ गया है, 5%। क्या समझ पाए हैं? देखिएगा, पहले जो आप लोग वस्तु का सीपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस है, वो कितना है, 720 है, ठीक है। अब जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 750 है, ठीक है। पहले X% था प्रॉफिट, और अब जो प्रॉफिट है वो क्या है, X + के 5% है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ मेरे को, पहले जो प्रॉफिट था वो X% था, ऐसे समझिएगा, और अब जो प्रॉफिट है वो X + के 5%, यानी कि 5% और प्रॉफिट बढ़ गया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 5% ये प्रॉफिट है ये कैसे बढ़ा? तो आप कहेंगे यहाँ पर ये प्रॉफिट इसलिए बढ़ा कि हम लोगों ने यहाँ पर 30 रुपए बढ़ा दिए। जैसे ही 30 रुपए बढ़ाए तो हमारे पास प्रॉफिट कितना बढ़ गया है, 5%। क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि 30 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है? तो यहाँ से सीपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सीपी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 750 में से 720 जाएगा तो 30। जैसे ही हमने 30 रुपए बढ़ाए, 720 से 750 किए, तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया, 5। अगर 30 की वैल्यू 5 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे कितनी हो जाएगी, 5 से 6 बार, यानी कि 600 रुपए। कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 600 रुपए। अब एक बात बताओ मेरे को, पहले आप जो वस्तु बेच रहे थे वो 720 रुपए की बेच रहे थे, ठीक है। ये 720 तो क्या है, सेलिंग प्राइस है, और जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो कितना है यहाँ पर, 600 है, ठीक है। यानी कि 600 की वस्तु को अगर आप लोग 720 रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट वो कमाएंगे कि लाभ हानि? आप कहेंगे प्रॉफिट कमाएंगे। प्रॉफिट कितना कमाएंगे, यानी कि 600 से 720, तो आप कहेंगे 120 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। और प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे यानी कि क्रय मूल्य पर हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर 120 की वैल्यू क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है, 600 है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे यहाँ पर, 100 से। 12 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, और 5 से ये 100 कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 20% बार। तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो X की वैल्यू कितनी आ गई है, आप कहेंगे 20% आ गई है। कितना आ गया है, 20% आ गया। क्या सभी लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हैं? देखिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं इस क्लास को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग फिक्स 5 बजे आ जाया करें, और इसकी एज इट इज विथ सॉल्यूशन PDF आपको क्लास 24 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है।
मैं आपकी क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, डेडिकेटेड हूँ, एक भी क्लास मिस नहीं की है और ना ही आपको ज़्यादा टाइम में वेट करवाता हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से समझना, पढ़ना और सोल्व करना भाई। मैं क्वेश्चन वो ही लेके आता हूं जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए देखो, क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द फेयर्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास कैटेगरी ऑफ ए ट्रेन बिटवीन टू स्टेशन इज 10:7:2। दो स्टेशनों के बीच प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के किरायों में यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो है भाई। ठीक है, यहाँ पर 10 रेशियो, 7 रेशियो और कितना है 2 है। कहाँ से आया ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में सही है, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, चलो यहाँ पर जो है आपको 3 स्टेशन दिए गए हैं, 3 श्रेणी के किराए दिए गए हैं दो स्टेशनों के बीच में। तो मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट श्रेणी, यहाँ पर हो जाएगा सेकंड श्रेणी और यहाँ पर हो जाएगा थर्ड क्लास। ये फर्स्ट क्लास का किराया है, ये सेकंड क्लास है और यहाँ पर कितना है थर्ड क्लास है। ठीक है, चलो तथा इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात है वो 4:9:17 है। ये तो क्या है यहाँ पर सफर, यहाँ पर किराया यानी कि क्या है 2 स्टेशंस, ये तो फेयर है आपके सामने, फेयर यानी कि किराया। ठीक है, फेयर का रेशियो है वो कितना है, किराए का रेशियो, तो आप कहेंगे 10:7:2 है। 10:7 और रेशियो कितना है 2 है। कोई दिक्कत है, आप कहेंगे नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं ओके, चलो अगेन आपसे दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात है, यानी कि यहाँ पर जो पैसेंजर है वो कितना है, तो यहाँ पर जो पैसेंजर की जो रेशियो दे रखा है वो 4:9:17 दे रखा है। ये 4:9 और अनुपात कितना दे रखा है 17 दे रखा है। यहाँ तक कोई डाउट है, आप कहेंगे नहीं है। चलो, यदि प्रथम श्रेणी के किराए में 1/4 की वृद्धि हो जाती है, प्रथम श्रेणी का किराया, प्रथम श्रेणी का किराया कौन सा है ये, इसमें कितने % की वृद्धि हो जाती है, 1/4 की वृद्धि होती है। अगर 1/4 की वृद्धि हो रही है तो मेरे को एक बात बताओ, पहले जो किराया था वो कितना था, आप कहेंगे 4 था और अब जो किराया है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 की वृद्धि यानी कि पहले किराया 5 था और अब किराया, सॉरी पहले जो किराया था वो 4 था, अब जो किराया है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 भाग की वृद्धि होती है, 1/8 भाग की वृद्धि होती है, यानी कि पहले जो किराया था वो 8 था, अब जो 1 बढ़ के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगेन, तथा तृतीय श्रेणी के किरायों में 10% की कमी कर दी जाती है। 10% की कमी यानी कि पहले जो संख्या थी, पहले किराया 10 था और अब जो किराया है वो कितना है 9 है। कितना किराया है 9 है। क्या सभी बच्चे अच्छे से इसको समझ पाए हैं, आप कहेंगे बिल्कुल हम लोग समझ पाए हैं। देखो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम लोग हटाने के लिए मेरे को एक बात होता है, नीचे जो भी रिजल्ट आए यानी कि 4 है, 8 है और 10 है, 4, 8 और 10, इनका क्या आप लोग एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं। 4, 8 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 40। तो इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी आप लोग 40 से मल्टीप्लाई कर दो। 40 कहाँ से आया, इस रेशियो को यहाँ से, ये फ्रैक्शन को नीचे से हटाने के लिए हमने क्या किया, 4, 8 और 10 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से आप जो देखेंगे अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 40 है, कितनी बार कटेगा ये 10 बार। ठीक है, तो नया जो फेयर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 500। 500 कहाँ से आया, तो 500 यहाँ से आया है
कि 10 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, ठीक है। यहाँ पर जब आप 8 को 40 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, और यहाँ से आ जाएगा 7 पंजे 35, और 35 इंटू जब आप लोग 9 करेंगे तो 350, और 350 में से 35 आप लोग माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 315। तो यहाँ से आ जाएगा 315 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौगुना 36, और दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 72। क्या सभी लोग अच्छे से सही ढंग से समझ पाए हैं क्या कि ये 400, ये 500, 315 और 72 कहाँ से आए? ठीक है। अब यहाँ से आपके पास किराया 500 है, पैसेंजर आपके पास में 4 है, तो इनका जो टोटल जो इनसे आप लोग अमाउंट प्राप्त करेंगे वो कितना हो जाएगा? तो 500 इंटू 4 यानी कि हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा भाई? 2000, ठीक है। चलो यहाँ से आपके पास जो किराया है वो कितना है? एक यात्री का किराया 315 रुपये है और 9 यात्री है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 × 27 और 15 नाम कितने होते हैं? 135, तो यहाँ से आ जाएगा 2835, ठीक है। चलो, और 72 को आप लोग 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 17 दूनी कितने होंगे? 34, कैरी कितना? 3, 17 नाम कितने होते हैं? 119, और 3 हो जाएगा 122। चलो, यहां से इन सभी का सम आ गया है टोटल, यानी कि जो कुल आय प्राप्त हुई है 2000 फर्स्ट वाली श्रेणी से, सेकंड क्लास से 2835 और थर्ड क्लास से 1234 रुपये प्राप्त हुए। आपसे क्या पूछा गया है? तो स्टेशन पर किराए से प्राप्त कुल आय कितनी है? 60,590। यानी कि ये जो 60,590 है ये वैल्यू है किसकी? आप कहेंगे इस टोटल, ये 2000, 4000, 5000, यानी कि ये आ जाएगा 6059। ओके। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है? आपसे पूछा गया है तृतीय श्रेणी में। तो तृतीय श्रेणी में कितने पे जो रेवेन्यू है, कितनी इनकम है? आप कहेंगे 1224 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा? ये इससे ये कट जाएगा यानी कि 0 बचेगा, और 1224 यानी कि 12,240 है क्या ऑप्शन में? 12,240 ऑप्शन नंबर डी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? चलिए, देखो कोशिश करता हूं मैं पूरी कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसको रिकॉर्डेड तो आपके पास में है ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट X% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, एक निश्चित धनराशि रुपीज में को X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, had it been invested at X plus 5% per annum, the simple interest would have been 9,200 more than। मैंने अभी आपको सिखाया है, हमेशा सिखाता हूं, क्या सिखाता हूं कि कम या ज़्यादा हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। क्या बात से सहमत है? ठीक है, आपको दिया गया है तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा इतना अधिक प्राप्त होता है। अधिक क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि रेट पहले X% थी और अब जो रेट है वो 5% बढ़ गई है। समझिएगा, हमारे पास रेट पहले X% थी साधारण ब्याज की, अब रेट 5% बढ़ा दी गई है। अगर बढ़ाएंगे तो अमाउंट बढ़ेगा, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये जो 9,200 रुपये अधिक हुए हैं ये किसकी वजह से हुए हैं? आप कहेंगे 5% की वजह से हुए। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? 100 इंटू SI का डिफरेंस यानी कि साधारण ब्याज का डिफरेंस, अपॉन में या तो रेट का डिफरेंस देगा या फिर आपको टाइम का डिफरेंस देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है रेट का डिफरेंस, पहले X% था, अब X plus 5% है। तो यहाँ पर देखिएगा 100 इंटू SI साधारण ब्याज है कितना? तो आप कहेंगे 9,200 है।
कितना है भाई, 9200 है। ठीक है, यहाँ से रेट का डिफरेंस कितना है, पहले x% थी, अब जो बढ़ गई रेट है वो कितनी है, 5% बढ़ गई है। तो रेट है यहाँ पर 5%, और टाइम कितना है, तो टाइम है यहाँ पर 5 वर्ष। ठीक है, कितना है, टाइम है 5 वर्ष। तो 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, और 25 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार। और 9200 को आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, 0 0, 4 दूनी 8, ठीक है, और 9 चौकना 36। क्या 36,800 सभी लोगों का आंसर आया है क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये आ गया है आपका सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है ना, किसका आ गया है, सिंप्लीफिकेशन का। सोल्व करो, आंसर दो, आगे बढ़ो। देखिएगा क्वेश्चन में है आपके सामने 1/√8 प्लस के रूट में 28, इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 28 और 8 36 है, 31 और 5 36 है, 29 और 7 36 है, और 26 और 10 36 है, और 35 और 1 36 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 35 आ जाएगा। 35 को जब आप लोग 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ पर 210 आ जाएगा, 260 आएगा, क्योंकि 26 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। 31 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 155 आएगा। 28 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64, कैरी 6, ठीक है, 8 दूनी 16, और ये हो जाएगा 222। ठीक है, यहाँ पर 29 × 7 जब आप लोग करोगे तो 9 7 63, और 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 20। अब मेरे आप लोग ध्यान से समझना, जब कभी भी क्वेश्चन रूट में हो और उनका वैल्यू है वो हमेशा सेम रहे, ठीक है, समान। कैसे, 8 और 28 36, 31 5 36, 29 7 36, 26 और 10 36, और 35 और 1 36। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे छोटा नंबर होगा, वही संख्या सबसे बड़ी होगी। ठीक है, वही संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी होगी। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो संख्या है वो कितनी आएगी, 35 आएगी क्या, तो इसमें भी 35 है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटी जो संख्या है वो क्या, 8 प्लस के, यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो क्या 26√10 आएगी क्या, बिल्कुल सही है। तो 26√10 है किसमें, सिर्फ और सिर्फ इसमें है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये है बहुलक का क्वेश्चन, ठीक है, मॉडल क्लास। द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बार संख्या जिसमें आती है उसे हम लोग बोलते हैं मॉडल क्लास। मॉडल क्लास यानी कि बहुलक, क्या कहते हैं भाई, बहुलक। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, सोल्व करो, आंसर दो। देखो यहाँ से आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के होता है 2ab। ठीक है भाई, चलो, और एक और समझाना चाहता हूँ, टेन थीटा इंटू कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर होती है 1 होती है। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। देखो मैं चाहता तो यहाँ से वैल्यू पुटिंग करवा के आगे निकल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि सभी क्वेश्चंस में वैल्यू पुटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, जब अगर वैल्यू पुटिंग नहीं हो रही है तो क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, ये क्वेश्चंस तो हर कोई सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा,
यदि टेन थीटा टेन ए प्लस कोट ए इक्वल में क्या है 2 है, टेन ए प्लस के कोट ए और इक्वल में क्या है यहाँ पर 2 है, ठीक है। कोट ए इक्वल में क्या है 2 है, चलिए कोई दिक्कत है नहीं। टेन ए इक्वल में है यहाँ पर 2 है। आपसे क्या पूछा गया, टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर आपको देख के क्या घंटी बजी है क्या कि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर किया है तो इसका भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। कैसे, अगर टेन ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर करेंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि टेन ए स्क्वायर, टेन ए स्क्वायर प्लस के कोट कोट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab, 2 इंटू टेन ए इंटू क्या हो जाएगा कोट बी, सॉरी कोट ए, और बराबर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझा के आया हूं कि 10 इंटू कोट कितना होता है 1 होता है, ठीक है। और आपसे 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी गई है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे ये 4 के स्क्वायर में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ से बी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या सभी बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है भाई। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और टाइम एंड वर्क का एकदम आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 रेस्पेक्टिवली ए, बी और सी अकेले किसी कार्य को 9 दिन, 12 दिन और 18 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। दे ऑल स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया। बट ए लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, किंतु 3 दिन बाद एक ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज वॉज द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, तो शेष कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ। तो ये हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, एलसीएम मेथड। कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9, 12 और 18 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 36। टोटल वर्क एलसीएम से कहते हैं, तो टोटल वर्क कितना आ गया 36 आ गया। अगर टोटल वर्क 36 आ गया है, टोटल वर्क 36 करना है 9 दिन में, तो आप कहेंगे एक दिन में कितनी यूनिट काम करेंगे, आप कहेंगे 4 यूनिट हम लोग काम करेंगे। अगर 36 यूनिट काम 12 दिन में करना है तो 1 यूनिट काम आप लोग करेंगे 3 दिन में, 3 यूनिट काम करेंगे। और यहाँ पर अगर 36 टोटल वर्क है और आपको 18 दिन दिया गया है, तो आप कहेंगे एक दिन में हमें 2 यूनिट काम करना पड़ेगा, ठीक है। उन सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 3 दिन के बाद, यानी कि कह सकते हैं 3 दिन तक तो इन सभी लोगों ने काम किया होगा। अगर 3 दिन तक इन सभी लोगों ने काम किया है और एक दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है 4, 3, 7 और 2 9। अगर एक दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है तो 3 दिन में कितने यूनिट काम हो जाएगा, आप कहेंगे 27 यूनिट काम हो जाएगा। अब बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 36 में से जब आप लोग 27 माइनस करोगे तो बचेगा 9। अब ये जो 9 काम है वो कौन कौन करेगा, तो आप कहेंगे ए तो छोड़ के चला गया, तो ए छोड़ के चला गया तो बी प्लस सी काम करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस सी। और बी प्लस सी एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, आप कहेंगे 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 9/5 यानी कि 5 सही 1/4 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। कौन कर देंगे, बी प्लस के सी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप सभी का